हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 33वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। यतीश गुस्से से आहान की तरफ फिंगर पॉइंट करके कहा, आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ आहान। प्रेम देखता है कि परिस्थिति हाथ से फिसलती जा रही है। वो यतीश को खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगता है। यतीश ज़बरदस्ती प्रेम का हाथ हटाकर कहा, आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ आहान, कुकी और उसके बच्चे से दूर रह। यतीश प्रेम का हाथ झटक कर कहा, एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले, तुझे जो करना है अपनी ज़िंदगी में कर। मैं नहीं रोकूंगा। अगर उस बच्चे को खरोच भी आया तो तुझे खा जाऊंगा मैं। हो गया तेरा, चल अब यार यहाँ से चलते हैं। प्रेम ने कहा, राह समझा दे अपने इस भाई को, वरना इसका हाल बहुत बुरा होगा। प्रेम यतीश के उसे वहाँ से खींच कर ले जाते हुए कहा, नहीं मानेगा ना। यतीश के जाने के बाद राह एक गहरी सांस लेती है। वो एक नज़र आहान को देखती है जो कि बर्फ़ की तरह अपनी जगह जमा हुआ था। आदि कुकी को गोद में उठाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। आदि भी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। बाकी रह जाती है तो राहा। तभी राहा को तनिष की याद आती है, जिसे राहा भी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कुकी के कमरे में राहा कुकी का एक हाथ पकड़कर उसके बगल में बैठी हुई थी। स्वामिनी जी, दादी, दादू और एक लेडी डॉक्टर वहाँ मौजूद थे। डॉक्टर कुकी का चेकअप कर रहे थे। इधर तिहू के कमरे में प्रेम और आदि बैठे हुए थे। तिहू आदि के आँख के नीचे दवाई लगा रही थी, क्योंकि फाइटिंग की वजह से उसकी एक आँख नीली पड़ चुकी थी। आह बिल्ली, प्यार से दवाई नहीं लगा सकती क्या? आदि कराहते हुए कहा, तुझे किसने कहा था वहाँ जाकर हीरोगिरी दिखाने को? निकल गई ना हिकड़ी। तिहू बोली, नहीं यार, लगाना है तो मत लगा। ये किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है तू? आदि खड़ा होता है और अंगड़ाई देते हुए कहा, जब आपके प्रेम जी से फुर्सत मिल जाए तिहू जी, तो आकर जरा मेरे पैर भी दबा देना। बहुत थक गया हूँ। छोटे बच्चे से आज कितनी मेहनत करवाई गई है। आदि वहाँ से गाना गुनगुनाते हुए चला जाता है। चोट लगी है उसे, फिर क्यों महसूस मुझे हो रहा है? दिल तो बता दे, क्या है इरादा तेरा? प्रेम बेचारा सा शक्ल बनाकर उसे देखता है, जैसे कह रहा हो, मुझे भी अपने साथ ले चल। वो तिहू के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने से कतराता था। तिहू प्रेम के होठों से आ रहे खून साफ करते हुए भी, ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? तिहू बोली, सही कहा आपने मिस्टर प्रेम सिंह राठौर। क्या फ़र्क पड़ता है आपकी वजह से कोई हर्ट हो या न हो? मैं तो पागल ही हूँ जो बेवजह आपकी फ़िक्र करती हूँ। प्रेम ने प्यार से कहा, ये सब फिजूल की बातें हैं तिहू। ये सब कहकर तुम मेरा और अपना दोनों का वक्त बर्बाद कर रही हो। यतीश मेरा बेस्ट फ्रेंड है, दोस्त कम भाई है मेरा। अंधे की तरह वो मुझ पर भरोसा करता है। उसने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मेरा कोई नहीं था। मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए थे। मेरे पापा को मरे हुए 12 दिन भी नहीं हुए थे। उस दर्द से मैं उभर भी नहीं पाया था कि तुम्हारी बुआ ने मेरा घर, प्रॉपर्टी, पापा की कंपनी, सब कुछ मुझसे छीन लिया। और फिर मेरी गुड़िया, मतलब मेरी बहन के साथ जो हुआ, और फिर शबनम ने जो किया। खैर छोड़ो ये सब बातें। यतीश शहर के बेस्ट साइकियाट्रिस्ट से मेरा इलाज करवाया। मेरा खोया हुआ हक, मेरे पापा का हक मुझे वापस दिलवाया। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन लोगों ने मेरी इस हालत की जिम्मेदार है, उनकी ज़िंदगी बद से बदतर भी बना दिया। मुझे अपने घर में रहने की पनाह दी। मैं पहले से ही बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा हूँ तिहू, इसे और ज़्यादा मुश्किल मत बनाओ। तुम्हारे भाई का बहुत एहसान है मुझ पर। ऐसा कुछ मत करो कि हमेशा के लिए मेरा सर उसके सामने झुक जाए। प्रेम बहुत प्यार से कह रहा था ताकि तिहू हर्ट ना हो। तिहू बोली, अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं और आपने इतने प्यार से मुझे ये सारा कुछ सुना दिया। प्रेम खामोश हो जाता है और एक नज़र तिहू की झिलमिलाती आंखों में देखता है, जहाँ वो खुद के लिए बेशुमार प्यार महसूस कर पा रहा था। इसलिए वो कभी तिहू की आंखों में नहीं देखता था। जब भी उससे बातें करता था, या तो ज़मीन पर देखता या अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता। तिहू की तिरछी नज़रें उसकी बेचैन
करने के लिए काफ़ी थी। प्रेम वहाँ से चला जाता है। अगर वो और ज़्यादा देर वहाँ रहता तो शायद तीहू को फिर से एक उम्मीद मिल जाती, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता था। और आहान और यतीश का तो कोई अता पता ही नहीं था। रात का वक्त मुंबई के रास्ते पर एक कार पूरी रफ्तार से बढ़ रही थी। उसे देखकर ही लग रहा था कार चलाने वाला मारने या मरने के इरादे से ही कार चला रहा हो। ये कार किसी और की नहीं बल्कि आहान की ही थी। कुछ वक्त पहले हुए सारी घटनाएं उसकी जहन में घूम रही थी। आहान गाड़ी से बाहर निकलता है। रात के करीब 12 बज रहे थे। आसमान काले बादलों से घिरा था। चारों तरफ अंधेरा अपना पैर पसारे हुए बैठा था। गाड़ी इस वक्त एक समंदर के किनारे पर थी। आहान समंदर के पास जाकर गौर से समंदर में उठ रहे लहरों को देख रहा था। सीने में इतनी आग और इतना शोर था कि आज लहरें के शोर भी कम लग रहे थे। आहान के सामने बीते वक्त की सारी घटनाएं किसी मूवी की तरह चल रही थी। हर घटना के साथ उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें बढ़ती ही जा रही थी। आहान जोर से चिल्लाया, कुकी, और समंदर के बीच पर एक धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके चेहरे को वो अपने दोनों हाथों में छुपाकर वो फफक कर रो पड़ा। शुक्र की बात यह है कि उसके रोने पर हंसने वाला या मजाक उड़ाने वाला वहाँ कोई नहीं था। वो सिसकते हुए खुद से कहने लगा, वो मजबूरी में ये सब कर रही थी। वो सिर्फ मजबूरी में कर रही थी ये सब। सब कुछ खो दिया मैंने, सब कुछ खो दिया मैंने। अपनी ज़िंदगी के सबसे कीमती चीज़ खो दी, दोस्ती। मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे ख़ास इंसान खो दिया, भाई। और आखिरी में मैं अपनी ज़िंदगी को ही खो दी, कुकी। मैंने तुम्हें खो दिया, कुकी। मैंने तुम्हें खो दिया। मैं तुम्हें क्यों नहीं रोक पाया, कुकी, क्यों नहीं? आज जो कुछ भी हुआ उसके चलते आहान खुद को टूटता बिखरता हुआ सा महसूस कर रहा था। पहले कुकी का किडनैप होना, फिर करण का उसे धोखा देना, कुकी के बच्चे को मारने की कोशिश करना, फिर कुकी की सच्चाई सामने आना, उसके बाद यतीश के साथ लड़ाई। एक दिन में इतने हादसे होने के बाद शायद ही कोई इंसान खुद को संभाल पाए। क्यों कुकी, क्यों अनजाने में तुमने मुझसे इतनी बड़ी गुनाह करवा दिया? क्यों? मैं ताउम्र मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा, कुकी, कभी नहीं। तुम बेबस थी, कुकी। तुम लाचार थी। मैंने तुम्हें रे मजबूरी का, लाचारगी का, बेबसी का फ़ायदा उठाया। अनजाने में मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी जिसकी सज़ा रब खुद भी नहीं लिख पाएगा। आहान ने कहा। तभी पीछे से किसी की प्यारी सी आवाज़ आई, आहान सर। वो तुरंत अपना सर उठाकर सामने देखता है। सामने मुस्कुराते हुए कुकी खड़ी थी। आहान तुरंत खड़ा होता है और जैसे ही उसे बाहों में भरने वाला था, उसे महसूस होता है कि वहाँ कोई भी नहीं है। ये तो उसके दिमाग का वहम है जो उसके साथ खेल रहा है। तभी वहाँ एक गाड़ी रुकती है। आहान नज़र उठाता है। गाड़ी के हेडलाइट से उसका चेहरा नज़र आता है। आहान तुरंत खड़ा होता है और बेसब्री से जाकर उसे अपने बाहों में भरते हुए कहा, आई एम सॉरी भाभी, आई एम सॉरी। रहा जो इसके लिए तैयार नहीं थी, वो लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हट जाती है, लेकिन खुद को संभाल कर आहान की पीठ पर अपना हाथ रखती है। कुकी का कमरा। कुकी बेड पर लेटी थी। उसका चेहरा तीहू की गोद में छुपा था। तीहू हौले हौले अपना हाथ उसके बालों में चला रही थी। कुकी बोली, मैंने कभी सोचा नहीं था आहान सर इतना नीचे गिर जाएंगे। मुझे लगा था वो सिर्फ मुझसे नफरत करते हैं। मुझे नहीं पता था कि वो अपने बच्चे को भी से भी इतनी नफरत करते हैं कि उसे मारने के लिए अपने दोस्त के साथ मिलकर प्लान बनाएंगे। उन्हें लगता है कि मैं इस बच्चे का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल करूंगी। मुझे नहीं चाहिए उनकी ये शानो शौकत भरी ज़िंदगी। उनकी दुनिया मेरी दुनिया से पूरी तरह से अलग है। मैं तो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहना चाहती थी। मेरी दुनिया तो बस मेरा मंकी, मेरे टाइगर और आने वाला ये छोटा मेहमान, उसमें ही ख़त्म होती है। मैं तो ये शहर छोड़कर जाने वाली थी। अगर उन्हें ब्लैकमेल करना होता तो चेरी मैम के साथ मैं उनकी सगाई होने ही क्यों देती। अगर वो चेरी मैम के साथ अपनी दुनिया में खुश रहना चाहते हैं तो मैं और ये बच्चा नहीं आएगा उनकी खुशियों के बीच। आज तक जो कुछ भी मैंने उनसे लिया वो सब मैंने मेरे हक का लिया है। मैं विरासत में बस उनका सरनेम लेना चाहती थी, ये सोचकर कि कहीं मेरे बच्चे पर कोई नाजायज़ का टैग न चिपका दे, वरना मेरे बच्चे को उसके बाप का भी नाम नहीं चाहिए।
तिहु कुकी के सर सहलाते हुए बोली, मैं ये नहीं कहती कि अहान भाई गलत है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अहान भाई ऐसी घटिया प्लानिंग कभी नहीं कर सकते। अहान भाई जो करते हैं सामने करते हैं, पीठ पीछे वो कभी वार नहीं करते। आप खुद ही सोचिए, यतीश भाई और अहान भाई मुझे अपनी छोटी बहन नहीं बल्कि किसी बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, और ऐसे में अहान भाई अपने बच्चे को क्यों मारेंगे? क्योंकि अहान सर नहीं चाहते कि मैं उनके बच्चे की माँ बन सकूं, कुकी ने कहा। ताली एक हाथ से नहीं बजती कुकी, तिहु ने कहा। मतलब? कुकी सवालिया नज़रों से तिहु को देखते हुए बोली, मतलब ये कि मैं आपके लिए डिनर लेकर आती हूँ, आपका भूखा रहना आपकी तबीयत के लिए सही नहीं है, तिहु ने कहा और वहाँ से चली जाती है। इधर समंदर के किनारे पर अहान जोर से राहा को गले लगाए खड़ा था और उसके कंधे पर अपना सर टिका कर सिसकते हुए बस एक ही बात दोहराया जा रहा था, मैंने सब कुछ खो दिया भाभी, सब कुछ खो दिया। बैठिए, राहा अहान को रेत पर बैठाते हुए सहेजता से कहा। अहान अपने घुटने को मोड़कर बैठ जाता है और राहा भी उसके बगल में बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र दूर लगे चाय स्टॉल पर जाती है। शायद वो चाय वाला स्टॉल बंद करके की तैयारी कर रहा था, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। चाय पियेंगे? राहा ने धीमी आवाज़ में कहा। मैं चाय नहीं पीता, अहान ने कहा। तब तो आप अब ज़रूर पियेंगे, राहा बोली और वहाँ से स्टॉल की तरफ चली गई। भैया 2 कप चाय देना। राहा चाय स्टॉल पर पहुंचकर बोली, क्या मैडम, मैं स्टॉल बंद करने वाला हूँ, दुकान वाले ने कहा। अगर आपके चाय से किसी के टूटे हुए दिल को सुकून मिलेगा तो हम हमेशा आपके चाय के एहसानमंद रहेंगे। राहा प्यारी सी मुस्कान लिए बोली, बातें तो बहुत अच्छी बना लेती हो आप मैडम। चाय वाले ने भी मुस्कुरा कर कहा, बस ऐसे ही आप चाय बना लीजिए, राहा ने कहा। चाय वाले ने स्टोव जलाकर चाय बनाते हुए कहा, लगता है प्यार में बहुत बुरी तरह से टूटे हैं। चाय वाले ने अहान की तरफ देखकर कहा, जो अकेले रेत पर बैठकर सिगरेट की कस ले रहा था। प्यार में हारा हुआ आशिक है, राहा ने धीमी आवाज़ में कहा। एक बात बताइए मैडम, जब पति टूटता है ना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसे अपनी पत्नी की ही होती है, उन्हें कभी छोड़कर मत जाना। बहुत चाहते हैं वो आपको। चाय वाले ने राहा के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर देखकर कहा तो राहा मुस्कुरा देती है और बोली, शायद ये बात आपको किसी और को कहना चाहिए, क्योंकि हम उनकी पत्नी नहीं बहन है, कोई और है जो उनका प्यार है, उनकी मोहब्बत है, उनकी पूरी दुनिया है। शायद एहसास भी होने लगा है उन्हें, पर उन एहसासों को अब तक प्यार का नाम नहीं दिया गया उन्होंने। पर प्यार किसी की सुनता ही कहाँ है, वो तो अपने साथ छोड़ ही देता है अपने जहन में। उम्र में छोटी हो बेटी, लेकिन काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करती हो। उनकी नहीं तो किसी और की तो पत्नी होगी ना, चाहे वो इंसान जो भी हो, वो बहुत भाग्यशाली है। किसी जन्म के पुण्य का नतीजा है आप, जो आप उन्हें मिले। चाय वाला भैया ने राहा के सर पर हाथ रखकर कहा तो राहा मुस्कुरा देती है। लकी तो हम हैं काका, जो वो हमें मिले। कुछ ज़्यादा ही खड़ूस अकड़ू गुस्से स्वभाव के हैं, गुस्सा तो हमेशा नाक पर ही रहता है उनके। कभी कभी तो हम भी उनके गुस्से को नहीं झेल पाते, लेकिन वो सबसे अलग हैं। उनके प्यार जताने का तरीका अलग है, उनके केयर करने का तरीका भी अलग है। अपनी फैमिली को टूटकर चाहने वाले हैं वो। पता नहीं आज दोनों भाई के बीच लड़ाई हुई है, इधर अहान भाई का दिल टूटा हुआ है और हमें पता है वो भी शराब पीकर टल्ली होकर कहीं पड़े होंगे। राहा मुस्कुराते हुए बोली तो आखिरी लाइन पर चाय वाला भी हंस पड़ता है। राहा 2 कप चाय उठाकर वहाँ से चली जाती है। राहा अहान के पास बैठ जाती है और उसकी उंगलियों से सिगरेट छुड़ाकर दूर फेंकती है और उसकी तरफ चाय का कप बढ़ाकर बोली, एक बार ट्राई तो कर सकते हैं, अच्छा न लगे तो दोबारा मत पीना। अहान चाय की सिप लेते हुए पानी की तरफ नज़रें गड़ाए हुए कहा, आई एम सॉरी भाभी। सॉरी किस लिए? राहा कन्फ्यूज़न से बोली, मैंने आपको गले लगाया, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अहान नज़रें चुरा कर कहा, आपको पता है भाई, लड़कियों के पास ना 6 सेंस होते हैं जो लड़कों के पास नहीं होते। एक लड़की महसूस कर सकती है कि कौन उसे किस नज़रों से देख रहा है, किस इरादे से छू रहा है। लेकिन आप जब भी हमारे पास आते हैं ना, हमें कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं आती। हम आपको अपना भाई मानते हैं और उस नाते हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा।
राहा मुस्कुराते हुए बोली और चाय के घूंट भरने लगी। यहाँ कितना सुकून है ना भाई। राहा समंदर की लहरें उठते हुए लहरों को देखकर कहा। आहन अपना सर राहा के कंधे पर टिकाता है और एक कतरा आंसू छलककर उसके नाक से होते हुए ज़मीन पर गिरता है। काश भाभी ये सब कुछ एक सपना होता तो कितना अच्छा होता। काश मैं अभी सो रहा होता और सुबह होते ही सब कुछ ठीक हो गया होता। राहा बस चुप रहती है और वो बस आहन को सुनती है। आपको पता है भाभी वो ये सब क्यों कर रही थी? वो ये सब अपने भाई के लिए कर रही थी। उसके भाई को कैंसर है भाभी। उसके इलाज के लिए वो पैसे इकट्ठा कर रही थी और मैंने उसके साथ क्या किया? मैंने उसकी इज्जत को अपने पैरों तले रौंद दिया भाभी। कितनी टूटी होगी वो जब उसे पता चला होगा कि उस छोटे से बच्चे को कैंसर है। कितना रोई होगी वो। लेकिन मैंने उसे हौसला देने की बजाय फिर से उसे तोड़ दिया। फिज़िकली मेंटली हर तरीके से मैंने उसे तोड़ दिया। वो आई थी मेरे पास लोन लेने, फिर 95 लाख की लोन मांग रही थी। लेकिन उसे हमारी कंपनी में जॉब किए हुए सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। मैं किस भरोसे पर उसे इतनी बड़ी अमाउंट का लोन देता? फिर उसने मुझे ऑफ़र दिया कि वो अपनी हर रात मुझे देगी और जिसके बदले मैं उसे मुँह मांगी कीमत दूंगा। मैं जब चाहूँ तब, जिस वक्त चाहूँ, जिस हालात में भी वो हो, मैं उसे अपने बिस्तर पर ला सकता हूँ। लेकिन उसके बाद मुझे उसकी बहुत बड़ी रकम देनी होगी। मैंने बहुत बार उसके ऑफ़र को रिजेक्ट भी किया, उस पर गुस्सा भी किया, चिल्लाया, लेकिन वो नहीं मानी। हमेशा मुझे टीज़ करती रही। इसलिए मुझे उससे नफ़रत होने लगी। मुझे लगा आखिर कोई लड़की इस हद तक कैसे गिर सकती है कि पैसों के लिए वो मेरे बिस्तर तक आने के लिए तैयार थी। यह नफ़रत मुझ पर इतनी हावी हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब उसे फिज़िकली और मेंटली हर्ट करने लगा। वो रोती थी, चिल्लाती थी, आहन सर मुझे दर्द हो रहा है, और सुबह होने पर वो ऐसा प्रिंटेड करती थी कि जैसे कल रात को कुछ हुआ ही ना हो। मुझे ये बात हमेशा तकलीफ़ देती थी कि दर्द होता था मुझे कि रात गुजारने के बदले वो मुझसे पैसे लेती थी। फ्रस्ट्रेशन के चलते मैं उसे हर जगह जलील भी करता रहा, लेकिन वो कुछ नहीं कहती थी, हमेशा खामोश रह जाया करती थी। जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो कभी कभार मेरे सामने रो भी देती थी, लेकिन मुझ पत्थर को उसके आंसू से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। पता नहीं वो किस मिट्टी की बनी है भाभी, वो किस मिट्टी की बनी है। सब कुछ चुपचाप अकेली सहती रही, लेकिन अपने लबों पर एक उफ तक नहीं आने दिया। और मैं निकम्मा, कभी ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि वो ये सब कर क्यों रही है। ये सब करने के पीछे उसकी मजबूरी क्या है। और वो करण, उसने तो उसके घर में घुसकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, उसका रेप तक करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। पता है क्यों? क्योंकि मैं उस पर भरोसा ही नहीं करता था। सच कहूँ तो मैंने 2-3 बार पूछा भी था कि वो इतने सारे पैसे लेकर करती क्या है। वो हमेशा मेरे मुंह पर ये कहती थी कि मैं उसकी निजी ज़िंदगी में दखल न दूँ, जैसे वो मेरी पर्सनल मैटर में दखल अंदाजी नहीं करती। मैं इंसान तो क्या राक्षस कहलाने के भी लायक नहीं हूँ भाभी। हाँ, राहा के कंधे पर सर रख कर रोते हुए कहा, माना मैं उसका गुनहगार हूँ। 100 गुनाह किया है मैंने उसके साथ। अगर 100 में से अगर 99 मेरी गलती है तो 1% गलती उसकी भी है भाभी। वो एक बार भी मुझे बताने की कोशिश नहीं की उसके भाई को कैंसर है। अगर मुझे पता होता भाभी तो आपकी कसम मैं उसके साथ ये सब कभी नहीं करता। इसके बजाय मुझसे जितना हो सकता था मैं तो उसकी मदद ही करता। अगर वो पहले से मुझे ये सब कुछ बता देती तो शायद वक्त और ये हालात ऐसे ना होते। आहन रूंधे गले से एक ही सांस में ये सारी बातें कहता है और मुंह दबा कर रोने लगता है। अब तक तो राहा के आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। राहा आहन के ऊपर अपना हाथ रखकर बोली, किसी लड़की को फिज़िकल हर्ट करना ये किसी भी एंगल से सही नहीं है भाई। इसमें आप पूरी तरह से गलत है। लेकिन आज जो कुछ भी उस गोदाम में हुआ इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो घटिया प्लान तो उस करण का था जो कुकी दी और उसके बच्चे को मारना चाहता था। इसमें
हमें आप पर पूरा भरोसा है। इतना तड़प रहे हैं आप कुकी दी के लिए, अपना लीजिए ना कुकी दी को, कर लीजिए ना उनसे शादी। हमें पता है आप दोनों एक दूसरे से बिछड़कर कभी खुश नहीं रह पाओगे। आहान ने कहा, डर लग रहा है भाभी उसके सामने जाने से, क्योंकि हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ उसका सामना करने की, उससे नज़रें मिलाने की। पक्का आशिक बन चुके हैं आप भाई, चलिए अब घर चलते हैं। कुकी दी अभी तक सो चुकी होंगी। राहा ने प्यारी सी मुस्कान लिए कहा, अब कैसी है वो, ठीक तो है ना? आहान ने कहा, घर चलकर खुद ही देख लीजिएगा, अब चलिए यहाँ से। राहा ने कहा। आहान ने धीमी आवाज़ में कहा, ठीक है चलिए घर चलते हैं। दोनों कार में बैठकर पैलेस आ जाते हैं। हॉल में तीहू और स्वामिनी जी काउच पर बैठे थे। तभी आहान अंदर आया तो स्वामिनी जी बोली, आहान अभी तक कहाँ थे आप? आहान इस हालत में नहीं था कि वो इस वक्त किसी भी सवालों के जवाब दे सके, तो उसने कहा, गुड नाइट मॉम, कल सुबह बात करते हैं। आहान ने कहा और फिर राहा की तरफ देखकर कहा, थैंक यू भाभी, थैंक यू। वो किस लिए? राहा ने पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही थैंक यू, आहान ने कहा और वहाँ से चला गया। इधर राहा स्वामिनी जी की तरफ देखकर कहा, आंटी आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सोए क्यों नहीं अभी तक आप और आहान घर पर नहीं थे, इसलिए नींद नहीं आ रही थी। हम आप दोनों का ही इंतज़ार कर रहे थे। स्वामिनी जी ने कहा, हम अब आ गए हैं ना, तो अब आप जाकर सो जाइए। राहा ने कहा तो स्वामिनी जी गुड नाइट कहकर वहाँ से चली जाती हैं। आप किसका इंतज़ार कर रही हैं टीहू मैडम? राहा ने कहा, इंतज़ार नहीं, फ़िक्र कर रही हूँ। तीहू ने कहा, आप किसकी फ़िक्र कर रही हैं? राहा ने कहा, आपकी फ़िक्र। फिर तीहू ने कहा, हमारी फ़िक्र, लेकिन क्यों? राहा अपने सर पर हाथ मारकर बोली, आप सोएंगी कहाँ हमारी छोटी सी भाभी जी? तीहू ने चिंता जताते हुए कहा, हमारे कमरे में सोएंगे, और कहाँ सोएंगे हम? राहा ने कहा, आपके कमरे में भाई टल्ली होकर मैं खाने में पड़े हुए हैं। तीहू ने कहा तो राहा हंस पड़ती है, कोई बात नहीं तीहू, आप जाकर सो जाइए, हम उन्हें संभाल लेंगे। राहा ने कहा, कल तक भाई आपको संभाल रहे थे, आज आप भाई को संभालने लगे। मेरा मतलब है भाई नशे में हैं, आपके साथ कोई उल्टा सीधा हरकत कर दिया तो भाई ने? तीहू राहा को छेड़ते हुए बोली, तो हम आपको बुला लेंगे, आ जाइएगा, हम दोनों मिलकर आपके भाई को कूट देंगे। राहा ने मुस्कुराकर कहा और वहाँ से चली जाती है। राहा जब रूम में आती है तो देखती है कि यतीश बेड पर लेटा हुआ था। वो अपने फॉर्मल कपड़ों में सोया था, उसे कपड़े बदलने का भी होश नहीं था, ना ही उसने अपने जूते उतारे थे। राहा उसके शूज़ निकाल कर साइड में रखती है, फिर अपना दुपट्टा साइड में रखकर उसके बगल में लेट जाती है। वो यतीश के चेहरे को गौर से देखते हुए बोली, गुड नाइट। तभी उसके कानों में यतीश की आवाज़ आती है। राहा उसके करीब जाकर उसकी बड़बड़ाहट को समझने की कोशिश करने लगती है। यतीश एक ही बात बार बार दोहरा रहा था, राहा कहाँ हो तुम, राहा कहाँ हो तुम, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है राहा, आ भी जाओ मेरे पास, ज़रूरत है मुझे तुम्हारे सहारे की, ओ मेरी प्रिंसेस, आ भी जाओ ना अब। राहा यतीश का सर सहलाते हुए बोली, हम यहीं हैं, सो जाइए। राहा इतना कहते ही यतीश नींद में ही उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे राहा जाकर उसके सीने पर गिरती है। यतीश किसी छोटे बच्चे की तरह उसके पेट से लिपटकर अब रोने लगता है और अपने पैरों से उसके पैरों को जकड़ लेता है। राहा अब हिल भी नहीं पा रही थी। राहा यतीश के सर सहलाती है। यतीश की बड़बड़ाहट अब भी चालू थी। तभी अचानक से यतीश रोने लगता है। राहा हैरानी से यतीश के भीगे पलकों को देखने लगती है। आज पहली बार राहा यतीश को रोते हुए देख रही थी। धीरे धीरे यतीश की चीखें अब उस कमरे में गूंजने लगती है। यतीश कुछ लाइन रिपीट करके चीखने लगता है। राहा यतीश के गाल थपथपाते हुए बोली, यतीश, यतीश होश में आइए, यतीश, यतीश अपनी आंखें खोलिए, सब कुछ ठीक है यहाँ। उसकी बड़बड़ाहट से राहा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सिवाय इसके कि यतीश के अतीश में कुछ बुरा हुआ था। राहा यतीश के सर को अपने सीने में छुपाकर बोली, सब कुछ ठीक है यतीश,
कोई किसी को नहीं मार रहा, आप होश में आइए। यतीश के होठ बुरी तरह से कांप रहे थे। देखते ही देखते आधा घंटा बीत गया। अब धीरे धीरे यतीश की बड़बड़ाहट भी कम होने लगी। उसकी पकड़ भी राह पर से छूटने लगी। कौन है आप यतीश? क्या हुआ है आपके साथ? कभी कभी इतना गुस्से, अकड़ू, ओवर प्रोटेक्टिव, दुनिया के सामने कुछ और, द बिजनेस टाइकून यतीश सिंह रायजादा, और हमारे सामने कुछ और बन जाते हैं आप, जैसे एक छोटा बच्चा किसी के सहारे की तलाश में हो। क्या हुआ है आपके अतीत में यतीश, जिसे आप इतना डरते हैं? सपनों में उसे देखते हैं लेकिन किसी को कुछ बता नहीं पाते। क्या हुआ है आप? क्या छुपा रहे हैं आप हमसे? आप वो नहीं यतीश हैं जैसा आप खुद को प्रेजेंट करते हैं। आप तो कुछ और है जो दुनिया के सामने अपनी असलियत छुपा रहा है। राह यतीश के सर सहलाते हुए बोली। थोड़ी देर में यतीश के सर को अपने सीने में छुपाकर वो भी सो जाती है। अगली सुबह इस वक्त दादा दादी, स्वामिनी जी, तीहू, प्रेम, राह, कुकी सभी हॉल में मौजूद थे। राह अपने हाथ में कॉफ़ी ट्रे लिए सबको कॉफ़ी सर्व कर रही थी। सबको कॉफ़ी सर्व करने के बाद राह दादू की तरफ चाय के कप बढ़ाते हुए बोली, दादू ये आपकी फीकी सी चाय। अरे राह, सबको कॉफ़ी दिया और मुझसे क्या दुश्मनी है आपकी जो ये फीकी चाय मुझे पकड़ा रही हो? इसकी कोई वजह? दादू ने मुँह बिचकाकर कहा, वजह आपकी ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की बात है तो कीजिए ही मत दादू, इसलिए आज से आपको ये फीकी चाय ही मिलेगी। राहा ने कहा तो दादू ने मुंह बना लिया। वो मेरा बड़ा पोता हिटलर है और उसके साथ रह रह कर आप भी हिटलर रानी बनती जा रही हैं। अजीब जुल्म करते हो भाई सब मुझ पर। वो हिटलर मुझे 8 दिन में एक पैग भी पीने नहीं देता और अब आप कॉफ़ी छुड़ाकर ये फीकी चाय पकड़ा रही हैं। दादू ने थोड़े गुस्से में कहा, हाँ तो क्या हो गया पापा जी, राह को आपकी तबीयत की फ़िक्र है। स्वामिनी जी ने कहा। राह तीहू की तरफ कॉफ़ी कप बढ़ाती है तो एकाएक तीहू की नज़र राह की कलाई पर जाती है जिस पर 5 उंगलियों के निशान छपे थे और अब तक वो निशान लाल पड़ चुके थे। तीहू देखती है कि राह मुश्किल से चल रही है, यहाँ तक कि उसके कदम बढ़ाने में भी उसे दिक्कत हो रही है। तीहू की आंखें बड़ी हो गई। तीहू तुरंत राह की पकड़ कर सोफे पर बिठाती है और उसके दोनों पैर पकड़कर सोफे के ऊपर रखते हुए बोली, हिलना मत भाभी। राह असमंजस से तीहू को देख रही थी। बाकी सब भी तीहू के अचानक से इस बदले व्यवहार से परेशान होते हैं और उसे देखने लगते हैं। तीहू रास्ता की तरफ नाश्ता बढ़ाते हुए बोली, आराम से खाइए भाभी, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इधर उधर टहल कर काम करने की। किस चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं। क्या हुआ तीहू, सब कुछ ठीक तो है ना? दादी ने तीहू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अरे खाक ठीक है दादी, मैंने कल रात ही भाभी को कितना मना किया था कि भाई नशे में है, आप रूम में मत जाइए। पता नहीं कल रात नशे की हालत में यतीश भाई भाभी पर कितना जोर आजमाए होंगे। तीहू ने कहा तो राह जो खा रही थी उसे खांसी आ जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगती है तो तीहू राह के सर थपथपाने लगती है। ऐसी कोई बात नहीं है तीहू, राह ने खांसते हुए नज़रें चुरा कर कहा। वास्तव में लास्ट नाइट राह और यतीश के बीच तो कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन राह ये बात सभी को कैसे समझाती? अरे इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? यतीश जितना राह को प्यार करेगा उतनी ही जल्दी तो घर में एक छोटा सा मेहमान इस घर में आएगा। दादी ने राह की बलाई लेते हुए कहा, दादी आप सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है। राह ने कहा तो स्वामिनी जी राह के सर पर प्यार से मारते हुए बोली, चल झूठी कहीं की। अरे क्यों, मेरी छोटी सी भाभी को सब लोग परेशान कर रहे हैं, आदि ने कहा और राह के बगल में बैठ गया। लाज शर्म हया नाम की कोई चीज़ बची है या नहीं इस घर में, या सबके शर्म बेशर्म यहाँ भरे पड़े हुए हैं। निकलो सब यहाँ से जाकर अपने अपना काम करो, दादू ने पीछे से कड़क आवाज़ में कहा। तो राह को छोड़कर सब चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद नाश्ता करने के लिए सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे सिवाय यतीश और आहान के।
राहा सबको नाश्ता सर्व कर रही थी। ओ भाभी की बच्ची, आपकी सैया जी कहाँ है? आज ऑफिस नहीं जाना क्या उन्हें? 9 बज चुके हैं, आदि ने पूछा तो राहा ने जवाब दी, कल रात वो बहुत स्ट्रेस में थे, शायद इसीलिए सो रहे होंगे। राहा एक टिफ़िन प्लेट पर नाश्ता सर्व करती है, ऊपर जाने लगती है। ओए होए भाभी, अगर आपकी कोई बहन हो तो मैं पक्का उसे उठा लेता और शादी भी कर लेता। आंटी ने पीछे से टॉन्ट मारते हुए कहा तो राहा मुस्कुरा देती है। प्रेम आदि के सर पर टपली मारते हुए कहा, कहीं पे तो उस बेचारी को छोड़ दो ना तुम सब, जब देखो तब सब उसके पीछे ही पड़े रहते हो। इधर राहा रूम में आती है तो देखती है कि यतीश मिरर के सामने होकर अपने बाल जेल से सेट कर रहा था। ब्लैक पैंट, ऑलिव ग्रे शर्ट, शर्ट के कोहनी के बाजू तक फोल्ड की हुई थी। शर्ट के ऊपर के 2 बटन्स खुले हुए थे, जिसमें उसकी मस्कुलर चेस्ट पे प्रिंटेड नाम का टैटू काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। राहा एकटक उसके शरीर की बनावट देख रही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि यतीश की पर्सनालिटी उसे काफ़ी अट्रैक्ट करती थी। निहारने से क्या ही होगा प्रिंसेस, अपने होठों से छूकर महसूस भी कर सकती हो इसे। यतीश ने बिना पीछे मुड़े कहा तो राहा झेप जाती है। वो क्या बेवकूफ़ों वाली हरकत कर रही थी? यतीश को वो कैसे देख रही थी? राहा नाश्ते की प्लेट को टेबल टी पर रखती है और बात बदलते हुए बोली, अगर तैयार हो गए हो तो सीधे नीचे नाश्ता करने क्यों नहीं आए? यतीश राहा से कहा, एक सवाल पूछूंगा, उसका सीधा सीधा जवाब देना। कल रात को तू कहाँ थी? आपके साथ थी। राहा यतीश की आंखों में आंखें मिलाकर बोली। उससे पहले यतीश ने पूछा, समंदर के किनारे पर। राहा ने कहा, किसके साथ? यतीश ने फिर से सवाल किया, अहान भाई। राहा सपाट लहजे में बोली, तो रतीश राहा का हाथ छोड़ देता है। क्या हुआ यतीश, आप परेशान क्यों हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? राहा ने पूछा तो यतीश बिना किसी भाव के बोला, सब कुछ ठीक है। अहान भाई ने आपको मारा इसीलिए आपको बुरा लगा ना? राहा ने सॉफ्ट टोन में यतीश का हाथ पकड़कर कहा, कल रात मैंने तुझे हर्ट किया ना प्रिंसेस? क्या कल रात नशे में मैंने तुझे फिजिकल तकलीफ़ पहुंचाया? यतीश रिलैक्स, कुछ नहीं किया है आपने। राहा बोली, यतीश बात करनी है मुझे आपसे। राहा ने कहा, बोलो, ऑफिस भी जाना है मुझे। यतीश ने कहा, अहान भाई ने आप पर हाथ उठाया इसीलिए आप हर्ट हो रहे हैं ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है प्रिंसेस। यतीश ने कहा, आपको तो ठीक से झूठ भी बोलना नहीं आता। राहा ने कहा तो यतीश घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है और उसकी गोद में सर रखकर कहा, अहान ने मुझ पर हाथ उठाया, इस बात का मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अहान मेरा छोटा भाई नहीं बल्कि मेरा दोस्त भी है। वो सिर्फ मुझसे 2 साल का छोटा है। बचपन में अक्सर हमारी लड़ाई होती थी, मैं उसे मारता था, बदले में वो भी मुझे मारता था, इसमें कोई नई बात नहीं है। राहा बोली, तो फिर कल रात आप रो क्यों रहे थे यतीश? कुछ लाइन्स बार बार दोहरा रहे थे, आप चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और ये पहली बार नहीं है। अक्सर रात में आप ऐसे ही चीखते हैं और ये बात शायद किसी को नहीं पता सिवाय हमारे। वॉट? राहा, क्या कल रात को मैं रो रहा था? यतीश ने हैरानी से कहा, क्या कल रात के बारे में आपको कुछ भी याद नहीं है यतीश? राहा बोली तो यतीश ना में गर्दन हिला देता है। यतीश, कभी कभी आप रात में चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पता नहीं आप सपने में क्या देखते हैं जिसे देखकर आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बार बार कुछ लाइन्स बड़बड़ाते हैं, डर से आप किसी छोटे बच्चे की तरह मुझसे लिपट जाते हैं। और शायद ये बात आपको भी नहीं पता, क्या हुआ था यतीश आपकी ज़िंदगी के अतीत में जिसे आप इतना दर्द होता है? किस बात से आप इतना डरते हैं? क्या मैं तुझ पर भरोसा कर सकता हूँ प्रिंसेस? यतीश ने कहा तो राहा उसके चेहरे को दोनों हाथों में भर कर बोली, बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं आप हम पर। हम आपको और आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे यतीश। जैसे हम आप पर भरोसा करके अपना सब कुछ सौंप चुके हैं आपको, हमारा जिस्म, हमारी लाज, शर्म, हया, रूह, धड़कन, सब कुछ आपके हाथों में हमने टेक दिया है, उसी तरह आप भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हमें बना लीजिए यतीश। जानती हूँ आप हमें
कुछ नहीं बताते। छोटी सी उम्र में आप हमारे कंधों पर कोई जिम्मेदारी या परेशानी नहीं देना चाहते, लेकिन आपको पता है जब आप हमसे कोई बात शेयर नहीं करते तो हमें तकलीफ़ होती है। हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारी शादी होकर भी अधूरी है। ऐसा लगता है जैसे हम आपकी ज़िंदगी में कोई मायने ही नहीं रखते। काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो प्रिंसेस, यतीश ने कहा तो राहा बोली, नहीं यतीश, हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। हम तो बस आपको समेटना चाहते हैं खुद में, आपको जानना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं। आप असलियत में है कौन दुनिया के सामने इतने सख्त, हमेशा गुस्से में रहने वाला इंसान सोते वक्त रोता है, डर से पैनिक करने लगता है। यतीश खड़ा होता है और अपने शर्ट के ऊपर के 2 बटन्स लगाते हुए कहा, अतीत कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता रहा, वो काल की तरह हमारे पीछे पीछे ही चलता है। मैंने बहुत बार कोशिश किया है अपने अतीत को भूलने की, लेकिन मेरा अतीत कभी मुझे चैन से जीने नहीं देता। जिस दिन तुझे सच्चाई पता चलेगी उस दिन तू मुझे हमेशा के लिए छोड़कर कहीं चले जाएगी और शायद मुझे से नफरत भी करने लगेगी। यतीश इतना कहकर जाने लगता है तो राहा उसकी कलाई पकड़कर अपने तरफ खींचती है और उसे गले लगाकर बोली, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए यतीश कि हम कभी आपको छोड़कर कहीं जाने वाले हैं। समेट लूँगी मैं खुद में आपको, आपके अतीत को, आपके हर दर्द को अपने दामन में समेट लूँगी। और नफ़रत, वो तो हम आपको कभी कर ही नहीं पाएंगे। पता नहीं क्यों राहा के इस बात पर यतीश के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो प्यार से राहा का सर सहलाते हुए कहा, वो सब बातें तो बाद में करेंगे, अभी तो मुझे सिर्फ एक किस चाहिए। अभी तो मैं सिर्फ इन होठों के एहसास को जीना चाहता हूँ। यतीश राहा के होठ के तरफ बढ़ता है और उन दोनों के होश आपस में मिल पाते उससे पहले ही हमारे आदि बाबू दरवाजे पर दस्तक देते हैं और डोर नॉक करते हुए बोले, भाई अगर रोमांस हो गया हो तो ऑफिस चले या बीवी को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। अगर ऐसी बात है तो CEO पोस्ट आप मुझे हैंड ओवर कर दीजिए, उसके बाद दिन भर बीवी के साथ रोमांस करते रहिए। यतीश ने कहा, जिस कुर्सी पर मैं बैठता हूँ उससे पहले उस कुर्सी पर बैठने के लायक तो बन जा। उस दिन खुशी खुशी CEO पोस्ट मैं तुझे हैंड ओवर कर दूंगा। यतीश ने कहा तो आदि मुंह बना लेता है। यतीश फिर नाश्ते की प्लेट की तरफ देखकर कहा, ये प्लेट उठाकर चलो, मैं नीचे डाइनिंग टेबल पर ही ब्रेकफास्ट करूँगा। राहा के चेहरे पर छाई शर्म को देखकर आदि उसे छेड़ते हुए कहा, ओए होए भाभी। वो कुछ आगे बोल पाता उससे पहले ही यतीश गुस्से में बोला, एक शब्द और मेरा एक पंच तेरे दांत तोड़ने के लिए काफ़ी है। बेचारा आदि मुंह लटका कर वहाँ से चला जाता है। राहा की नज़र तीहू पर जाती है जो अपने हाथ में कॉफ़ी कप लिए ऊपर फ्लोर पर जा रही थी। आप ये कॉफ़ी किसके लिए लेकर जा रही हैं तीहू? राहा ने तीहू के सामने आकर तीहू से कहा। तीहू बोली, भाभी मैं आहन भाई को कॉफ़ी मंगवाया है, मैं उनके लिए कॉफ़ी लेकर जा रही हूँ। राहा तीहू के हाथ से कप छुड़ाकर बोली, हम आहन भाई को कॉफ़ी दे आएंगे, अब जाइए यहाँ से। ऑल राइट, तीहू ने कंधे उचकाकर कहा और वहाँ से चली गई। राहा की नज़र कुकी पर जाती है जो तनिष के साथ बैठकर बातें कर रही थी। कुकी दी, ये कॉफ़ी आप आहन भाई को दे आएंगे प्लीज़। राहा ने कुकी की तरफ कॉफ़ी कप बढ़ाकर कहा, दरअसल हम ही दे आते, लेकिन यतीश को हमें ब्रेकफास्ट सर्व करना है। कोई बात नहीं छोटी, मैं ही दे आती हूँ, कुकी मुस्कुराते हुए बोली और राहा के हाथ से कॉफ़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। राहा यतीश को ब्रेकफास्ट सर्व करने लगती है। इधर कुकी लिफ्ट से होते हुए आहान के कमरे के सामने आकर खड़ी होती है। वो आज पहली बार आहान के कमरे में जा रही थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो खुद को मजबूत करके डोर नॉक करती है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। कुकी धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है। कमरे को देखकर कुकी हैरान रह जाती है। आलीशान सा कमरा जहाँ हर चीज़ें बिल्कुल सलीके से सेट करके रखा गया था। कुकी मुंह फाड़े ये सब देख ही रही थी कि उसके कानों में आहन की आवाज़ आती है जो बालकनी में खड़ा होकर फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था।
कुकी समझ जाती है कि आहान बालकनी में किसी से बातें कर रहा है, तो वो आहान सर आपकी कॉफ़ी बोलती है। कुकी बालकनी के दरवाजे पर खड़ी होकर फिर आवाज़ लगाती है, आहान सर आपकी कॉफ़ी। आहान ने कहा वहीं रख दो। तभी आहान को कुकी की मौजूदगी का एहसास होता है। ए रुको रुको। आहान ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट करके कुकी की तरफ मुड़कर कहा। कुकी वहाँ से जाने लगती है। आहान तुरंत रिमोट उठाता है और रिमोट से दरवाज़ा लॉक कर देता है। ये दरवाज़ा तो तभी खुलेगा जब तुम मुझसे बात करोगी कुकी, समझी? आहान ने गुस्से से कहा और कुकी की तरफ बढ़ने लगा। मैं अपने बच्चे के कातिल से हरगिज़ बात नहीं करूँगी, कुकी ने चिल्लाते हुए बिना पीछे मुड़े ही कहा। आहान के तो पैर कुकी की बातों से जैसे जम से ही गए थे। आहान झट से कुकी को अपनी तरफ पलटकर उसकी बाजू पकड़कर कहा, सीरियसली तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को मारना चाहता हूँ? मैं अपने ही खून को जान से मारना चाहता हूँ कुकी, सीरियसली? मुझे लगता नहीं है आहान सर, मैं कन्फर्म हूँ, कुकी भी उसी लहजे में बोली। आहान के चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान आ जाती है। आहान कुकी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर कहा, कुकी एक बात सच बताना, तुम इतने सारे पैसे लेकर करती क्या हो? आज प्लीज़ खामोश मत रहना कुकी, मुझे सच जानना है, आहान ने तड़प कर कहा। कुकी आहान का हाथ झटकती है और उससे नज़रें फेरती है। तुम तब भी खामोश थी और अब भी खामोश हो तुम कुकी। तुम्हारी ये खामोशी ने आज मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी इस खामोशी की वजह से मैं किस हालात पर पहुँच चुका हूँ, आहान ने कहा। कुकी तंज भरी मुस्कान लिए बोली, मैंने जितने भी पैसे आपसे लिए हैं सर, वो सब मेरे हक के थे। मैंने फोकट में आपसे पैसे नहीं लिए, उसके बदले मैंने आपको खुद को सौंपा है। हर रात आपकी फ़िज़िकल नीड को कंप्लीट किया है, आपको प्लेज़र दिया है। और रही बात मैं उन पैसों का क्या करती हूँ, तो वो आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है सर। कुकी गुस्से से आहान को पीछे धकेलती है और रिमोट उठाकर दरवाज़ा खोलने लगती है। तुम्हारे भाई को ब्लड कैंसर है ना कुकी, आहान ने कहा तो कुकी हैरान रह जाती है। आहान कुकी की तरफ बढ़ते हुए कहा, हाँ कुकी, मुझे पता चल चुका है, गिर चुका हूँ मैं अपनी नज़रों में, नहीं मिला पा रहा हूँ नज़रें में खुद से। कुकी, तुम्हारे भाई को कैंसर तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारी बेबसी, आहान इतना ही कहा था कि कुकी ने बोली, अरे वाह सर, बहुत जल्द पता कर लिया आपने, बहुत बड़ा एहसान कर लिया आपने मुझ पर सच पता करके। क्या समझ रखा है आपने? क्या आपने हमें खिलौना नहीं है जो एक बार दिल बहला कर फेंक दिया जाए और जब दोबारा मन किया तो वापस से दिल लगी कर लिया जाए? अपने अंदर की भूख बढ़ गई है या मेरे जिस्म की तलब ख़त्म नहीं हो रही? कुकी ने बोली, मैंने एक ही मर्द को अपना सब कुछ सौंपा है सर, सिर्फ आपके साथ मैंने सारी रात गुजारी है और हमेशा से। लेकिन आप हमारे साथ क्या करते हैं? हमसे प्यार का झूठा वादा करते हैं, हक जताते हैं, और जब बात हमारे हक की आई तो सारे हक किसी और के दामन में डाल दिया आपने। तानिया मैम ने बस एक ही बार कहा कि वो बच्चा आपका है और आपने भरोसा कर लिया, और हम चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि ये बच्चा आपका है। आपको एक पल नहीं लगा, आपने हमें पूरे परिवार के सामने नीचे गिरा दिया, और अब क्या उखाड़ लेंगे आप हमारा सच जानकर ही? आपको कीमत तो चुकानी होगी आहान सर, बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। आप जारी रखिए अपना ये झूठा दिखावा और ढोल, और हम दिखाते हैं आपको अपनी नफ़रत। बहुत शौक़ है ना आपको हमारे दिल के साथ खेलने का? बहुत शौक़ है, वो शौक़ हम पूरा करेंगे। अब कुछ पल खामोशी से कुकी आहान को देखती है। उसकी आंखों से एक तूफान उमड़ सा आया था। टुकड़ों टुकड़ों में बटा हर मंजर आंखों के सामने आग की तरह जल रहा है। कतरा कतरा उन दो नशीली आंखों से करवाहट सामने आने लगी है। दर्द तो नहीं था, लेकिन नफ़रत अपनी जड़ें जमा रही हैं। चेहरा और गुस्सा
दोनों में करवाहट पसरने लगी है। हमने आपसे प्यार नहीं मांगा, लेकिन ऑफिस में आपने हमें प्यार का एहसास दिलाया और दूसरे ही पल उसे जर्रे जर्रे में बांट दिया। आपने कहा हम आपके प्यार को एक मौका दें और हम बेवकूफ़ आपके दर्द देने के एक नए बहाने को प्यार समझ बैठे। कुह की आहान के पास जाती है और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, सिर्फ बेवफाई होती तो लड़ झगड़ कर फिर भी माफ़ कर देते हम आपको, पर आपने तो हमें जिंदा मौत दे गए। आपके कानों तक कभी नहीं पहुंची हमारी वो तड़प भरी कराहटें, आपकी आंखों में कभी नहीं दिखी हमारी वो बेबसी भरी आंसू। माना प्यार नहीं था, नफरत नहीं थी, रिश्ता नहीं था, समझौता ही था, लेकिन आपकी आंखों में सिर्फ एक चीज़ दिखी, वो है पैसा जो हमने आपसे ले लिया करते थे। क्योंकि बोली, चलो भाई हमने आपको माफ़ कर दिया। इस बात की तो तसल्ली है कि मैं एक ही मर्द के सामने मैं बेलिबास हुई, लेकिन इस बात की क्या गवाही देंगे आहान सर की चार दीवार के बाहर भी हमारी इज्जत लूटी गई। आपके साथ साथ आपके दोस्तों ने भी हमें बेलिबास कर दिया, हमारे साथ अपनी भूख मिटाई। कुकी ने इतना ही कहा था कि आहान ने उसे झट से गले लगा लिया। कुकी को कहा, शट अप, जस्ट शट अप। करण ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया कुकी, उसने तुम्हें बेलिबास तो क्या हाथ तक नहीं लगा पाया था कुकी। आहान कुकी को अपने बाहों में भरकर कहा, मुझे नहीं पता था कुकी, नहीं जानता था कि तुम किन हालातों से गुजर रही हो। मैंने बहुत बार तुमसे पूछा था कि क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत क्यों है। हर बार तुमने मुझे खामोश कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि तुम एक गिरी हुई लड़की हो जो पैसों के लिए कुछ भी कर गुजरती हो। आई स्वेयर ऑन गॉड कुकी, पता होता तो मैं तुम्हारे साथ ये सब कभी नहीं करता। मुझे नहीं पता कुकी, मैं किस मुँह से तुमसे माफ़ी मांगूं। मैंने तो गुनाह किया है, तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाया है, तुम्हें दर्द की वजह बना हूं मैं। मुझे मंजूर है तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराज़गी और तुम्हारी नफ़रत। कुकी रोते हुए बोली, आप बहुत बेदर्द हुआ करते थे सर, मैंने आपको कभी नफ़रत नहीं किया। मैं सोचती थी कि आप आसमान से आए वो फरिश्ता है जो मेरे मंकी की जिस्म में जान डाल देते। हाँ, जो खुद को हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था, अब उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसमें हिम्मत नहीं बची थी कि वो कुकी का दर्द सुन सके। कुकी बोली, बहुत एहसान कर दिया आपने सर मुझ पर, अब एक मेहरबानी और कर लीजिए, इस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की कोशिश मत कीजिए, मुझे मेरे हालात में छोड़ दीजिए। आपका ये चेहरा मेरी तकलीफ़ को पुरजता है। वैसे भी सच्चाई तो आपको पता चल ही चुकी है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं आहान सर, आप हमें भूल जाइए, समझ लीजिएगा। आप अनजाने में ही सही एक छोटे से बच्चे की आपने जान बचाई है। आहान कुकी के आंसू से भीगी आँखों को देखता है और अपना लब उसके लबों से जोड़ने लगता है और अपनी आंखें बंद करता है। कुकी को जैसे ही अपने होठों पर आहान के होठ महसूस होते हैं, कुकी गुस्से से उसे पीछे धकेलती है और चिल्लाते हुए बोली, आप अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएंगे ना सर, आप कभी नहीं सुधर सकते। आप कल भी मुझे गलत समझते थे और आज भी आप मुझे गलत ही समझ रहे हैं, राक्षस कहीं के। कुकी अपनी आंखों के किनारे साफ करते हुए दौड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।